Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, आज की जो हमारी वीडियो टाइटल है Why is America openly supporting Pakistan? ठीक है, इंडियन वीडियो है, गौरव ठाकुर की ये वीडियो है. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना. और इंडियन मीडिया पे भी ये चीज जो है वो चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर डिक्लेयर किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो ये भी पाकिस्तान के कहने पर ही किया है. ये चीज मैं नहीं बोल रही, इंडियन मीडिया के ऊपर आ रही थी. ठीक है, बाद में राशन पानी लेके सारे मेरे भाई ना आ जाना कि तुमने कहा था, ये मैंने नहीं कहा. इंडियन मीडिया के ऊपर ये चीज चल रही थी. अच्छा, और आजकल की जो न्यूज़ वगैरह भी चल रही है, तो ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त जो है वो बन चुके हैं. वैसे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ये चीज बोली थी कि दोनों मेरे नॉन है. ठीक है, किसी को कम या ज्यादा नहीं बोला, लेकिन इंडियन लोगों को और कुछ इंडियन मीडिया के जो पर्सन्स हैं उनको ये चीज लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ज्यादा सपोर्ट कर रहा है. तो उसकी वजह क्या है, तो वजह आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग भी जानेंगे. हम लोग नहीं, मैं जानूंगी और आप लोग जानेंगे. ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया, वेरी गुड. तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो. आप लोग भी अपनी रेकमेंड में दीजिएगा अगर आप लोग भी कोई रीजन जानते हैं कि ट्रंप क्यों पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता है. तो चलिएगा इस वीडियो तक चलते हैं. पहलगाम अटैक के वक्त इंडिया एक नहीं बल्कि दो जंगें लड़ रहा था. एक तरफ हम पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, तो पूरी दुनिया जानती है, मगर दूसरी तरफ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसी सेम समय पर हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे थे, डिप्लोमैटिक वॉर. अच्छा, मुझे तो नहीं इसका पता. डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है, ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है. ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को क्विट कर दो. I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. अब ये धमकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है. ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था. Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, टोटल किलर बोल रहा था. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था. Prime Minister Modi, wishing you a very happy birthday. Happy birthday. मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है. आप खुद ही देखो, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक. लेकिन इसके बस 4 दिन बाद जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने उल्टा इंडिया की इकोनॉमी पर एक भयानक वार किया. एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया. ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए. अब गेस करो, ये अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिनका इसमें 60% स्टेक है. सो मतलब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को आप एक क्रिप्टो एटीएम बनाने दे रहे हो जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जैसे ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा. इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस पूरी डील को एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस के फाउंडर ने ब्रोकर किया. एंड यू नो व्हाट, इसके कुछ ही दिनों बाद उसी बाइनेंस के फाउंडर का हमारे देश की इकोनॉमी पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरा देखना. इंडियन इकोनॉमी एक शार्प डाउनफॉल पर है. इनके हिसाब से इंडिया को मल्टी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है. इनके हिसाब से यूएस पाकिस्तान डील के तुरंत बाद इंडिया अचानक से एक डूबती हुई इकोनॉमी बन गई, और पाकिस्तान जो अब तक आईएमएफ से 28 लोन्स ले चुका है, जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहा है, वो साउथ एशिया का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है. एंड आई रिपीट, ये पहलगाम अटैक के बस 4 दिन के अंदर ही. नेक्स्ट, अभी तक यूएस इंडिया से एक्सपोर्टेड इंडियन प्रोडक्ट्स पर 3.91% टैरिफ्स यानी टैक्स लगाता था, पर पिछले ही महीने अप्रैल 2025 में यूएस ने ये टैरिफ्स बढ़ाकर 26% कर दिया, यानी कि 6 गुना बढ़ा दिया, जिसका सीधा निशाना बनी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. इससे इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में एकदम से महंगे हो गए, उनकी डिमांड एकदम से घट गई, और नतीजन कई एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स रातों रात घायल हो गए. स्पेशली इंडिया का डायमंड सेक्टर,
क्योंकि आज भी इंडिया अपने टोटल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 30% एक्सपोर्ट अकेले यूएस को ही करता है। लेकिन टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से आज यही इंडस्ट्री इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, हजारों इंडियंस की नौकरियां जा रही है। अब नेक्स्ट इतना कम नहीं था कि यूएस इंडिया पर अपना अगला वार जल्द ही करने वाला है 4 जुलाई 2025 को, और इंडिया को तैयार रहना चाहिए। अभी हाल ही की न्यूज है कि ट्रंप गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है, द सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल, जो अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो इससे 4 जुलाई 2025 से हर एक ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर अमेरिकन गवर्नमेंट 5% टैक्स काटेगी। अब ये बात आपको भी पता है, वर्क वीजा पर यूएस जाने वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इंडियंस ही है, जो यूएस जाकर पैसे कमाकर अपनी सैलरी इंडिया भेजते हैं अपने घर वालों को। इनफैक्ट 2023 में तो कैन यू इमेजिन, अमेरिका के 72% H1B वीजास यानी कि जॉब वीजास इंडियंस को ही इश्यू हुए थे। लेकिन इस लॉ के बाद से सभी एनआरआईज को एंड ऑफ कोर्स इंडिया के फॉरेन इनकम को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। एंड फाइनली ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी खुलेआम धमकी देकर एक सिंबॉलिक मैसेज पहुंचाया कि वो इंडिया में आईफोन्स का प्रोडक्शन बंद कर दे। Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. वो तो फॉर्चुनेटली टिम ने ट्रंप की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान अभी हाल ही में सबके सामने रखा है। Apple plans to focus more on India. Apple, which currently makes up to about 5% of its global iPhone supplies in India, is targeting to increase that to about 25%. मगर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, एक ऐसी चीज जो इंडिया एप्पल को ऑफर कर रहा है जो शायद ही कोई और देश उसे ऑफर कर सकता है। ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अनलाइक एप्पल, कई अमेरिकन कंपनीज ट्रंप की इन धमकियों से डर गई है। उन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को विदहोल्ड कर लिया है और कुछ कंपनियों ने तो इंडियंस को ले ऑफ करना भी स्टार्ट कर दिया है या फिर जॉब ऑफर लेटर्स देने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हैं। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. वजह सिर्फ एक है, ट्रंप गवर्नमेंट के एंटी इंडिया पॉलिसीज। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? I mean, ये बात तो बहुत ही क्लियर है। अभी हाल ही में CIA के डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए थे जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तरह अमेरिका खड़ा करना चाहता है। और अगर आप कुछ ही समय पहले के हाल देखोगे तो ट्रंप, जिसके इलेक्शन जीतने की खुशी पूरे हिंदुस्तान ने मनाया, Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. तो हमें भी फायदा। पीएम मोदी ने भी बोला था कांग्रेचुलेशंस ट्रंप को। जो बाइडेन के बाद ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। हमें लगा था कि अब इंडिया और यूएस के रिश्ते गहरे होंगे, अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय भी तो हम यही सोच रहे थे ना कि पहली जंग होगी जिसमें यूएस और रशिया दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वही ट्रंप इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे यूएस ऑफेंड हो गया? वेल, यस, इंडिया ने एक बहुत ही डेयरिंग काम कर लिया है। इंडिया ने पहली बार अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत की है। इंडिया ने पहली बार अपने देश के हित के लिए यूएस तक को शर्मिंदा करने की जरूरत की है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। लेकिन वो इंस्टेंसेस समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब हम इंडिया को अपने पैरों पर खड़े करने की बात करते ना, तो हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज की बात नहीं करते। आज इंडियन मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि एमएसएमईज है, पूरे देश में 35% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आज भी कई कंपनीज में फाइनेंस, डेटा, सेल्स, ये सारा काम मैनुअली किया जाता है, किताबों में लिखकर। आज भी अगर आपके दुकान में बिल मैनुअली पेपर पर बनती है और स्टॉक का हिसाब रजिस्टर में लिखा जाता है, तो यार आखिर 2025 में रह के 2005 वाली लाइफ क्यों जी रहे हो? उडू पीओएस ऐप से आप अपनी दुकान को बना सकते हो फुल टेक सैवी। और अब वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। सो हम उन इंस्टेंसेस की बात कर रहे थे जब इंडिया ने अपने देश के खातिर यूएस को तक शर्मिंदा करने की जरूरत की थी। फरवरी 2025 में इंडिया को यूएस ने उनके एडवांस्ड F-35 जेट्स ऑफर किए थे, पर इंडिया ने उस ऑफर पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जाकर फ्रांस से 26 रफेल्स जेट्स खरीदे वर्थ $7.5 बिलियन, जो यूएस के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था।
क्योंकि सब जानते हैं यूएस अपने वेपन ट्रेड को बहुत ही सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है उसके सेल्स पर। फिर रिसेंटली ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने यह कह दिया कि इंडिया यूएस के साथ 0 टैरिफ्स पर ट्रेड डील साइन करने वाला है। India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. They've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. मगर इसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने तुरंत पॉइंट ब्लैंक पर ही डिनाई कर दिया। उल्टा इंडिया ने तो यूएस को पूरी तरह से इग्नोर करके अल्टीमेट गीगा चैड का काम किया। हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। और इसके अलावा आपको पता ही होगा, पिछले 2 से 3 सालों से इंडिया यूएस के सैंक्शन से भी कुछ खास डर नहीं रहा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे ही यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, एक तरफ तो ऑलमोस्ट सभी देशों ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन वहीं पर इंडिया ने ना सिर्फ रशियन ऑयल खरीदा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपी और दिरहम में, बल्कि हमने तो एक कदम और आगे बढ़कर उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हमने काफी मुनाफा भी कमाया। अनबिलीवेबल 2,53,788% का ग्रोथ। अब आप जरा सोचो, इंडिया के ये डिसीजंस इतने बोल्ड थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तक अपनी जनता से कह रहे थे कि हमें इंडिया जैसा एक आजाद मुल्क बनना है। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। ये होता है आजाद मुल्क। और फिर 2023 में भी इंडिया ने G20 में यूएस की एक नहीं सुनी। यूएस चाहता था कि इंडिया G20 में रशिया को वॉर के लिए कंडेम करे, लेकिन इंडिया ने सोचा इससे हमारा क्या फायदा, उल्टा रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। एक तो इंडिया ने यूएस की बात अनसुनी कर दी, ऊपर से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर तक बना दिया, जो कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे इफ नॉट द एंटायर वर्ल्ड, एटलीस्ट साउथ एशिया में इंडिया ने अपने आप को एक लीडर जैसा रिप्रेजेंट किया। ऑल्सो हाँ, इंडिया ने कुछ समय पहले यूएस टेक जायंट्स जैसे गूगल और अमेजॉन पर डिजिटल टैक्सेस भी लगा दिए थे। हालांकि अभी इंडिया उसे हटाने की बात कर रहा है, पर अगेन ऐसे मल्टीनेशनल जायंट्स पर टैक्सेस लगाना अपने आप में ही यूएस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अब यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है फॉर अ रीजन, बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। आप जानते ही होंगे कि यूएस ने डॉलर्स और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि हर एक देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन सिस्टम्स पर हेवीली डिपेंडेंट है और मजबूर है। और इसी एग्जैक्ट डिपेंडेंसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए यूएस काफी इनफेमस है। जब भी कोई देश यूएस इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करता, वो उनके पेमेंट सिस्टम्स को ब्लॉक करके उन्हें डॉलर्स इस्तेमाल करने से बैन कर देता है। और अंत में जब उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से घायल हो जाती है, उन्हें झक मार के यूएस की बात माननी ही पड़ती है। ये सेम चीज यूएस ने सीरिया, इराक और रशिया जैसे देशों के साथ, मगर इंडिया फॉर अ चेंज इस जाल में फंसना नहीं चाहता। और इसीलिए अब यूएस के इकोनॉमिक कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए इंडिया डॉलर को अपने हम्बल रुपीस से चैलेंज कर रहा है। इंडिया कई देशों को एंकरेज कर रहा है अपने यूपीआई और वॉस्ट्रो अकाउंट्स को यूज करने के लिए, और सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसे देशों ने तो इसे एक्सेप्ट करके इंडिया के साथ यूपीआई और वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करना तक शुरू कर दिया। अब इस चीज को मैंने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो आप यहां पर आई बटन दबाकर इस वीडियो में देख सकते हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब इस वीडियो को अगर आप देखोगे ये वीडियो खत्म होने के बाद, तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स का भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए भी इंडिया साइलेंटली बट एग्रेसिवली एक नया इंटरनेशनल ट्रेड रूट इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब अगर आप मैप पर देखोगे तो ये है यूएस के नेवल चोक पॉइंट्स और ये है चाइना का BRI प्रोजेक्ट। अब अगर आप IMEC देखोगे तो वो बराबर इन देशों के प्रोजेक्ट्स को बाईपास करते हुए बाकी देशों को एक नया ट्रेड रूट ऑफर कर रहा है, जो पोटेंशियली उन सभी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 30% और ट्रांसपोर्टेशन टाइम 40% से कम कर सकता है। और इसी बात से यूएस, चाइना दोनों इनसिक्योर है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स के गेम में भी इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है। हम अब इंटेल या यूएस जायंट्स पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे पार्टनर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि हमारी चिप इंडस्ट्री हमारे कंट्रोल में रह सके और यूएस हमारा आर्म ट्विस्टिंग ना कर सके। सो जाहिर है इतने सारे रीजंस की वजह से यूएस इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हम यूएस के पट्टू नहीं बन रहे जिस तरीके से पाकिस्तान बनने को तैयार है। बट डज दिस मीन वॉर फॉर इंडिया? वेल, काइंड ऑफ यस, डिप्लोमेटिक वॉर। कन्वेंशनल वॉर बिल्कुल भी नहीं, मगर इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पोटेंशियल इकोनॉमिक वॉर। देखो, एक तो कोविड-19 पैंडेमिक और दूसरा यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद कंपनीज को अच्छे से समझ में आ गया कि अगर वो सिर्फ एक देश, वो भी चाइना जैसे देश, पर अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के लिए डिपेंडेंट हो जाए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है।
और इसीलिए तभी से सभी देशों में एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है। चाइना +1। IBM is the latest U.S. company to retreat from China. International Business Machines, or IBM, shutting down a key research division in China. Global companies are packing up and pulling their factories out of China. बेसिकली कंपनीज चाइना के अलावा एक और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रहे हैं, और यही वजह है कि विश्व के कई देशों में आज एक टाइप का इकोनॉमिक वॉर छिड़ चुका है, एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग वॉर, जिसमें वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इंडिया जैसे और भी कई देश लड़ रहे हैं अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। और अब पहलगाम अटैक के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यूएस के कई इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस इंडिया के लिए उतने फ्रेंडली नहीं होने वाले। सो ये हमारे लिए इस मैन्युफैक्चरिंग वॉर में एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है। मगर इसके अलावा भी अगर हम बाकी के कॉम्पिटिटर देशों के सामने इंडिया की खुद की पोजिशनिंग देखें तो हाँ, भले ही हम सोचे कि हमारी इकोनॉमी इन सभी देशों से बहुत बड़ी है, हम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अब भी इंडिया कई चीजों में इन देशों से काफी पीछे है। वो समझने के लिए अलग अलग क्रेडिबल सोर्सेस के डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करके हमने ये टेबल बनाया है जो आपको पता चलना ही चाहिए, बिकॉज ये फैक्ट्स पर आधारित है। एंड एज यूजुअल फ्रेंड्स, सभी सोर्सेस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप रीड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के लिए फिलहाल 3 मेजर कॉम्पिटिटर्स का ही कंपैरिजन किया है, क्योंकि अगर सारे देशों को अगर मैं ऐड करूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और शायद आप कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ पाओ। सो चलो अब इंडिया के वीकनेस को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। पहला पॉइंट है अप्रूवल टाइमलाइंस। समझो आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हो और आपको ओडिशा में एक फैक्ट्री डालनी है। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स लगेंगे। अब ये वेबसाइट ओडिशा गवर्नमेंट की है, इस पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें अलग अलग अथॉरिटीज से 30+ अप्रूवल्स की जरूरत होगी, और इसके लिए मिनिमम हर अप्रूवल के लिए हम 15 दिन भी पकड़े तो हमारी फैक्ट्रीज के खुलने के लिए 14 महीने यानी कि 1 साल 2 महीने लग जाएंगे। और हाँ, ये मैंने एक ऑप्टिमम टाइम फ्रेम है, बाकी बीच में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कहीं पे भी आपके पेपर्स अटक सकते हैं, कहीं पे भी आपको कितना भी ब्राइब देना पड़ सकता है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल्स के लिए 2 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पर चाइना में ब्राइब के बगैर तो चीजें होती ही कहां है, आपके सारे अप्रूवल्स क्लियर हो जाएंगे। वियतनाम में तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा इजी और फास्ट है, वहां पर सिर्फ इन 7 अप्रूवल्स के साथ 6 महीने के अंदर आपको सारे लाइसेंसेस मिल जाएंगे। अब फैक्ट्रीज में अप्रूवल्स के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फैक्ट्री में मेजर कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तुम्हारे ओडिशा में फैक्ट्री के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से हमें $0.125 पर किलोवाट देना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है $0.088 पर किलोवाट आवर्स, और वियतनाम में तक $0.085 पर। चलो चाइना चले, बिजली बहुत सस्ती है। प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस का नहीं है। सूरत का ही एग्जांपल ले लो, जो टेक्सटाइल हब है, वहां पर इंडस्ट्रियल पावर आउटेज की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में सीधा 10% का नुकसान हो जाता है, और इंडिया के बाकी स्टेट्स के सिटीज में भी लगभग यही हाल है। अब फैक्ट्री लगने के बाद इसमें लेबर कॉस्ट के मामले में इंडिया का लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली वियतनाम और चाइना से चीप है, जो कि एक अच्छी बात है, पर फिलीपींस और बांग्लादेश में हमसे ज्यादा सस्ता लेबर फोर्स अवेलेबल है। चलो लेबर कॉस्ट तो एक चीज हो गई, बट उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कंपनीज को चाहिए होता है, वो होता है स्किल्ड लेबर। मतलब ऐसे वर्कर्स जिन्हें हाईटेक फैक्ट्री मशीनरीज को ऑपरेट करना आता हो, क्योंकि अभी फ्यूचर इंडस्ट्रीज इसी हाईटेक मशीनरीज पर ही बेस्ड है, जो इंडिया में सिर्फ कम ही नहीं बल्कि यूएन डेटा के हिसाब से इंडिया हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बहुत पीछे है। इंडिया के पास सिर्फ 21% स्किल्ड लेबर फोर्स है। वहीं पर सिर्फ चाइना की बात अगर करूं तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से उनके देश में 2400 वोकेशनल स्कूल्स है, जो हर साल 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स चाइना में तैयार करते हैं, और इसीलिए चाइना पूरे दुनिया में 4th रैंक पर आता है व्हेन इट कम्स टू स्किल्ड लेबर्स। वहीं वियतनाम 117th रैंक पर है यूएन की स्किल्ड लेबर कैटेगरी में, जो फ्रैंकली स्पीकिंग इतना भी बुरा नहीं है। अब आखिर में चलो आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, उसमें गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद आता है लॉजिस्टिक ट्रांजिट टाइम। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिया सारे कॉम्पिटिटर्स में नीचे है, और उसके पीछे रीजंस है हमारे खराब रोड्स और लैक ऑफ कनेक्टिविटी। इंडिया का लॉजिस्टिक नेटवर्क एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ओडिशा का परदीप पोर्ट, यहाँ के इंटीरियर एरियाज जैसे अंगुल जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां से माल पोर्ट तक ले जाना होता है, लेकिन इन हब्स को बहुत ही लिमिटेड रेल कनेक्टिविटी है। अभी 2023 में यहाँ एक नई लाइन शुरू हुई है। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, यहां से पोर्ट तक डायरेक्ट रेल लाइन नहीं है, और इसीलिए माल टूटी फूटी सड़कों से ट्रक्स में ले जाया जाता है,
और ये सड़कें बारिश में और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ऊपर से ट्रैफिक, टोल, डीले सब मिला के मिनिमम 1 दिन लग जाता है सिर्फ पोर्ट तक पहुंचने में। और बस ऐसे कारणों की वजह से ही इंडिया का लॉजिस्टिक इंडेक्स में रैंकिंग लो है। सो अगर साफ साफ एकदम रैशनली और प्रैग्मेटिकली देखे तो दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया। एक तो वैसे ही इंडिया के आगे कई सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं, ऊपर से यूएस जैसे देश के पॉलिसीज बिल्कुल इंडियन बिजनेसेस को, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे। और इसीलिए मेरे हिसाब से इट इज हाई टाइम इंडिया इसे सीरियसली ले और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स लाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज। जो फैक्ट्री सेटअप करने की प्रोसेस थी, राइट फ्रॉम सिंगल विंडो अप्रूवल से लेकर लॉजिस्टिकल लूपहोल्स तक, इसे सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूरे इंडिया में 12 नई स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी शुरू की है। इसे औरंगाबाद की ऑरिक सिटी के एग्जाम्पल से समझाता हूं। यह इंडिया की पहली प्लान्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगी जो 10,000 एकर्स में बनने वाली है। अब इस सिटी के जरिए जो सबसे पहला कंसर्न था अप्रूवल्स का, तो ऑरिक में गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम रखा है। बाकी जगहों का जो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे कोई भी एक ही एप्लीकेशन में सब मिल जाता है। समझा, अभी हम एमएसबी को एप्लीकेशन करेंगे तो इमीडिएट लाइट मिल जाती, पानी का ये करो इमीडिएट पानी मिल जाता है, हमें जाने का कोई काम नहीं है। मतलब अब फैक्ट्री डालने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को अब 10 गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह पर सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज को प्लग एंड प्ले मॉडल पर डिजाइन किया गया है। मतलब यहां पर गवर्नमेंट ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सब कुछ पहले से ही दे के रखेगी। फिर यहां पूरी सिटी ही ऐसे डिजाइन की गई होगी कि इसमें इंडस्ट्रियल सीवेज, आईसीटी नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारे प्रोविजंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पूरे करके रखे होंगे। सो कंपनीज को बस यहां पर आना है, प्लग एंड प्ले और फैक्ट्री शुरू। जिसके लिए नॉर्मल केस में ये सारे अप्रूवल्स और प्रोविजन कंपनीज को फैक्ट्री सेटअप करने से पहले अलग अलग अथॉरिटीज से अप्रूव करवाने पड़ते थे, जो कि बहुत टीडियस प्रोसेस है। अब दूसरी प्रॉब्लम थी, याद है, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की। ऑरिक में गवर्नमेंट ने 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया है। और लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम थी, तो इस ऑरिक सिटी को रेल, रोड और एयर से जेएनपीटी पोर्ट तक सीमलेस कनेक्टिविटी दी गई है। बेसिकली इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही इन सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया की अगली प्रॉब्लम जो कि स्किल गैप है, उस पर भी बहुत ही अच्छा काम चालू है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पिछले 10 सालों में 16 लाख से ज्यादा युवाओं को सेमीकंडक्टर्स, 5G, AI, ग्रीन हाइड्रोजन, EV जैसे एडवांस टेक्निकल सेक्टर्स में स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। अब ये तो हुई इंडिया की खामियों को फिक्स करने की बात, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ऐसे एडवांटेजेस हैं जो इंडिया को बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग करते हैं। जैसे इंडिया के पास चाइना के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लेबर पूल है। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट मिडिल क्लास कंज्यूमर बेस है, जो इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली डोमेस्टिकली ही कंज्यूम करवा सकता है, जो कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के पास नहीं है। मगर ये इंटरनेशनल कंपनीज के लिए एक ह्यूज एडवांटेज है, और इसीलिए तो एप्पल को इंडिया में आना है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर किसी भी देश जैसे चाइना का ही एग्जाम्पल हम ले ले, उसके कई वेस्टर्न देशों के साथ कोई खास रिश्ते तो नहीं है। और हाल ही में तो यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 245% के हेवी टैरिफ्स लगा दिए थे, जिससे कई कंपनीज को मजबूरन चाइना से अपने यूनिट्स को शिफ्ट करवाने पड़े। लेकिन क्योंकि इंडिया के EU, यूएस, साउथ कोरिया, जापान, ऑलमोस्ट दुनिया के सभी कंट्रीज से डिसेंट रिलेशंस है, तो कंपनीज के लिए ये एक अच्छा स्टेबल मार्केट हो सकता है जहां वो अपने प्रोडक्शन बेसेस बनाए। और यही चीज इसी नजरिए से कहीं ना कहीं हमें दिख भी रही है। नवंबर 2024 में ही द बेन एंड कंपनी ने चाइना में स्थित 166 CEOs और COOs को सर्वे किया, जिससे पता चला कि 2024 में 69% कंपनीज अपने ऑपरेशंस चाइना से शिफ्ट भी कर चुके हैं। आज कई कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो ही रहे। इंडिया इज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, जो मेरे हिसाब से बस एक बिजनेस मूव नहीं है, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जो कि यह बता रहा है कि उन कंपनीज को इंडिया पर भरोसा है, क्योंकि अब फाइनली इंडिया उन लूपहोल्स को समझ रहा है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सबसे बड़े पेन पॉइंट्स बन गए हैं। एक्सपेंसिव लेबर, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लिमिटेड लोकल डिमांड। इन पेन पॉइंट्स को अगर इंडिया इफेक्टिवली सॉल्व कर लेता है तो मेड इन इंडिया सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन सकता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इज द ओनली वे टू विन एन इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट अ जायंट लाइक US. What do you guys think?
Comment down your opinions in the comment section. And thanks a lot for watching this video. गाइस मेरे ख्याल से जो है वो कोई भी बादशाह जब होता है ना, तो उसको कभी भी इस चीज में जो है ना वो गवारा नहीं समझता कि मेरे कोई लेवल पे आए या जो चीज मैं कर रहा हूँ। तो जब उसको ये पता चलता है ना कि मेरे लेवल पे कोई आ रहा है, तो जाहिर ऑब्वियसली बात है वो उसके लिए उसका जो है ना वो कहते हैं ना कि दुश्मन सा बन जाता है। तो वो बिल्कुल भी जो है वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यू नो। तो ये सिचुएशन हुई है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यूएसए जो है वो इंडिया के साथ इकोनॉमी की जंग जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? बिकॉज मैंने पहले भी इस चीज पे बोला था कि इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर, जो कि इसको बहुत आगे तक लेके जाएगा। बिकॉज जो चीज आप अपने घर में बनाते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी 100% ये चीज कोशिश होती है कि वो चीज अच्छे से बने। अब इंडिया ने इस चीज पर फोकस किया, मेड इन इंडियन चीजें बनाना स्टार्ट की, इंपोर्ट कम की, एक्सपोर्ट ज्यादा की, तो उससे किसको ज्यादा फायदा होता है? ऑब्वियसली इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा था। अब ये चीज जो है वो किसी एक कंट्री तक तो महदूद नहीं रही, ऐसी मतलब इंडिया की बातें जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे, यूएसए तक भी ये चीजें पहुंची कि भाई इंडिया इस तरीके से काम कर रहा है। तो फिर इससे क्या हुआ कि ट्रम्प साहब को थोड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरे से आगे कैसे निकल सकते हैं ये। तो गाइज जब इंसान किसी बुलंदी पर चलता है ना या जाता है, ठीक है, तो तभी उसके जो ज्यादा दुश्मन है बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं। लेकिन उस चीजों में जो है वो फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। बिकॉज आपको पता नहीं चलता ना, सम टाइम जो है वो लोग जो है वो आपके सामने आपके दोस्त बने रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना फिर पता चलता है कौन आपका दुश्मन है कौन आपका दोस्त है। और सीज फायर के अंदर भी बोला जाता है कि बहुत ज्यादा ट्रम्प का हाथ इसलिए था बिकॉज ट्रम्प का ज्यादा झुकाव जो था, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ था और ही वांट्स टू सपोर्ट पाकिस्तान। तो इस वजह से जो है ये सारी चीजें हुई। लेकिन मुझे पीछे इसका इतना खास कोई रीजन नहीं था पता, लेकिन वो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी जो कि मतलब ट्रम्प को पसंद नहीं आई इंडिया की। देन जो है ये सारी सिचुएशन और चीजें स्टार्ट हुई। एप्पल कंपनी को मतलब कहना कि यहाँ पर जो है वो मत करें, यहाँ पे मोबाइल वगैरह या कंपनी ना खोले। तो पाकिस्तान के साथ ये सारी सिचुएशन जो है बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखना, तो इन सब चीजों के पीछे जो था वो एक रीजन था। तो वो रीजन आज मुझे भी पता चला, आप लोगों को भी पता चला। तो आप इस चीज के बारे में क्या कहते हैं कि इंडिया जीत पाएगा? मेरे ख्याल से जिस राह पे इंडिया चल रहा है ना, अगर इस तरीके से मतलब मेहनत वो करते रहेंगे, मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो आगे जाएंगे। उनकी चीजें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाएंगे। जैसे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो बोला था कि वो आजाद है, ठीक है, बट हम गुलाम हैं। तो उसकी वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम फिर हुई इमरान खान को भी इस स्टेटमेंट देने की वजह से। तो खैर आप लोगों का इस सारी चीजों के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।